चलो बेटा, इधर ध्यान दो। सबसे पहले लेक्चर चालू करने के पहले सब लोग इधर ध्यान देंगे। कल आप में से बहुत लोग सीए फाउंडेशन वाले ऑलरेडी क्लास में थे। कल 12th का रिजल्ट आया और 4 स्टूडेंट को अभी तक जो मार्क्स मालूम हुए हैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 है अकाउंट्स में। और उन 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा था कि हु वाज वेरी एवरेज, 60% रहेंगे 10th में, और 11th 12th में एकदम सिंसियर, मुझे ऐसे याद नहीं है कभी, सातारा रोड का है वो, कि उसने एक दिन भी क्लास को वो अब्सेंट था, ऑलवेज डिड द होमवर्क। एंड लास्ट के जो 2 मैराथन हुए थे एग्जाम के एक दिन पहले का भी और ये, उसको सिंसियरली अटेंड किया था। एंड फ्रॉम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी तक के रिजल्ट्स मिले हैं उसमें 27 लोगों को 95 के ऊपर मार्क्स है अकाउंट में, 27। और एसपी ओसी इको में भी लगभग उतने ही स्टूडेंट को 90 95 के अबव मार्क्स है। थ्योरी सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मिलना टफ होता है, बट स्टिल दैट इज गुड। सेम विद द मैथमेटिक्स। पर इसमें एट द सेम टाइम और एक नेगेटिव चीज जो थी वो भी बताना चाहूंगा मैं। जैसे बोर्ड में जो हाईएस्ट परसेंटेज आता है 97 98, तो इन बच्चों के अगर मैं चारों सब्जेक्ट की टोटल कर लूं, एसपी ओसी इकोनॉमिक्स और अकाउंट, या मैथ्स ओसीएम इकोनॉमिक्स और अकाउंट, तो उनका परसेंटेज 95 के ऊपर है। बट व्हेन वी सी द कंप्लीट परसेंटेज, किसी का भी 85 87 के ऊपर नहीं है, एक दो छोड़ दे तो। एंड द रीजन बीइंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी बात करने वाली लैंग्वेज नहीं, पढ़ाई वाली लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का पेपर। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी इंग्लिश की पढ़ाई शुरुआत से नहीं करता। आप में से कुछ लोग तो ऐसे है कि जो बुक का स्मेल दिवाली के बाद लेने वाले, ओपन करके नए बुक का बहुत अच्छा स्मेल आता है ना, वो जिनका हिंदी मराठी है उनका तो और वांदे है, वो दोनों सब्जेक्ट बाद में करने वाले हैं, और जिसके कारण आपका स्कोर ही नहीं होगा बेटा। कल भी वो एक किसी को सारे सब्जेक्ट में 98 मार्क है और इंग्लिश में 71 है, तो परसेंटेज 85 हो गया। सेम मराठी में कुछ तो 68 मार्क है, अगेन परसेंटेज ड्रॉप डाउन। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आ गए जिनके क्लास है, लेकिन आपने अगर इंग्लिश मराठी नहीं किया ना बेटा, तो आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। और आपको कोई ये नहीं पूछेगा जिंदगी में कि बोर्ड में तेरे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के मार्क्स कितने थे, आपके ओवरऑल परसेंटेज पूछे जाएंगे। तो अभी जो ये 1.5 महीने का टाइम है, जब तक कॉलेज चालू हो जाए, आपका रूटीन बिजी हो जाए, तब तक तो भी इंग्लिश का टेक्स्ट बुक लाओ गवर्नमेंट का, एक एक चैप्टर एटलीस्ट 3 3 पेजेस रोज पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ाई करते हो कि इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करते हैं कि जनरली अगर कोई स्टूडेंट मराठी मीडियम से है तो उसने एटलीस्ट डिक्शनरी साथ में लेके वर्ड्स के मीनिंग लिख के समझ के लेना है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश टू इंग्लिश बाकी ग्रामर देखना चालू करना है। और जितनी आप प्रैक्टिस अभी से करोगे इंग्लिश की, देन देर इज चांस यू ऑल कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी 90 के ऊपर मिलते हैं। और जिनका आईटी नहीं है, हिंदी मराठी जर्मन फ्रेंच है, उन्होंने भी उसकी पढ़ाई अभी से करनी चाहिए। अदरवाइज आपको मार्क्स तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन क्या कि वो नहीं हो पाएगा, आपका स्कोरिंग जो ओवरऑल चाहिए ना वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा चीज ऐसे है कि जितने लोगों ने अकाउंट्स में अच्छा स्कोर किया, उन्होंने साल भर में 3 ही रूल फॉलो किए थे। अभी कल यहाँ पे एक वो अनिकेत था, वेरी एवरेज स्टूडेंट, एकदम मिस्चियस, सबको टाइम पास करेगा, सब टाइम पास करेगा। उसको 97 मार्क्स देख के हमको ही भरोसा नहीं हो रहा है कैसे क्या मिल सकते हैं। और उसके साथ जो सबसे स्टडीज था उसको 98 मिला, बोलते हो साल भर स्टडी करने वाले को 1 मार्क ज्यादा मिला। पर दोनों में अंतर क्या है, या उसको 97 क्यों मिले, तो उसका रीजन 3 रूल बेटा अगर आज भी आप फॉलो करते हो, तो मैं आज चाहिए वो बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं, अगेंस्ट माई प्रॉपर्टी। नंबर 1, आप अगर खुद को बोलो कि कुछ भी हो जाए मैं लेक्चर को अब्सेंट नहीं रहूंगा,
जैसे मैं कमिट करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और पुणे में हूँ तो क्लास होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको समय मिल जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर पूछ के रोज देखो, या एक दिन आगे पीछे, या जब क्लास जैसे रेगुलर टाइम टेबल में अपना सोम मंगल बुध को क्लास रहेगा, तो बुध गुरु शुक्र में आप जो बचे हुए 3 दिन है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देखो, सारे अपलोड डेली हो जाते हैं। दूसरा, पहली स्टेप क्लास में रोज आना है, दूसरी स्टेप रोज का रोज लेक्चर देखना है, और तीसरी स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो वापस एक बार सॉल्व करना है घर पे जाके। अगर इतना भी आपने सारे सब्जेक्ट के बारे में किया, लेक्चर हो गया, घर पे जाके एक बार लेक्चर देख लिया और फिर पढ़ लिया, तो आपको मैं बोलता हूँ एग्जाम तक भी रोज 7-8 घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, रोज 1.5 आवर इज सफिशिएंट, 1 आवर इज सफिशिएंट फॉर एंटायर सब्जेक्ट। तो रोज सारे मिलके पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी 2 घंटा बहुत हो गई सर के ऊपर से, लेकिन वो अभी से करना है। और जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो अभी 2 घंटे का स्ट्राइक रेट है, और अगर यही टाइम आप जागे सितंबर में तो वो 3 घंटे का हो जाएगा, अक्टूबर के बाद जागे 4 घंटे का हो जाएगा, फिर पढ़ाई नहीं की नेक्स्ट ईयर जागे जनवरी में तो 12 घंटे का होगा, फिर बोले नको आता पुढच्या वर्षी बघू। तो वो आपको डिसाइड करना है कि पढ़ाई कब चालू करनी है 12th की, उस बेसिस पे आपकी चीजें होगी। मैं हमेशा आपके सीए के भी क्लास में बोलता हूँ, ये भी बोलता हूँ कि कोई भी मार्क्स, और अच्छा कल एक ऐसे भी एक अनुभव था, वो आया नहीं आज, उसको 10th में बेस्ट ऑफ 5 तुम्हारे, आपको पता है कैसे मैनिपुलेटेड परसेंटेज है, 97% है 10th में, और कल 12th का रिजल्ट आया 52% है, 52, आधा भी नहीं बोलता, आधे के लगभग। सारे सब्जेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस, क्लास साल भर अटेंड नहीं किया, एक भी टेस्ट दी नहीं, टेस्ट होती थी तो कॉपी करके पेपर दे देता था, प्रेजेंट ही प्रॉक्सी लगाता था, और उसके माँ बाप को 2 बार बुला के बोल दिया मैंने कि ये नहीं कर पाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो सीए भी पास नहीं होगा, 12th तो हो गया, बस उतने ही रहेगा। तो आपको इतने अच्छे 10th में परसेंटेज रहने के बाद भी आप 12th नापा फेल हो सकते हो, या 12th, देखिए इमेजिन करिए किसी को 10th में 97 है और 12th में 52%, तो कितना बड़ा डिग्रेशन है ये। और ये और उसके साथ वाला कोई 50-55% वाला 90 पे जा रहा है, तो ये भी चमत्कार है। तो दोनों में फर्क क्या है आपको याद होगा, तो मैंने 11वीं के आपके कोई लेक्चर में कभी आपको 10th के परसेंटेज नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि जर्नी फ्रॉम 11th इज टोटली डिफरेंट, तुम्हारे 10वीं तक के नॉलेज का कोई यूज नहीं। द ओनली वर्ड विच कैन चेंज योर रिजल्ट इज वॉट, योर सिंसियरिटी। आपको कितना भी कुछ भी सिंसियरली आपने लेक्चर अटेंड करो, सिर्फ प्रॉब्लम फिर घर पे सॉल्व करो। रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी हमारे टाइम पे तो जिंदगी में नहीं थी, आपको पूरी फैसिलिटी है, पर फिर भी 11वीं में से आप में से 25 लोग ऐसे थे जो साल में कभी ऐप भी नहीं डाउनलोड किया है। तो अगर आप इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी पढ़ाई नहीं करने वाले हो तो बेटा कुछ भी नहीं होगा। और इमेजिन करो ना, अभी ये 27 लोगों का कल महाराष्ट्र टाइम में फोटो आएगा, एक होर्डिंग हमने लिया है उस पर आएगा, तो अगर आपके कोई पड़ोसी पापा के कोई फ्रेंड ने वो फोटो देख लिया और आपके पापा मग जाके बोला अहो मी तुमच्या मुलाचा फोटो बघितला किती चांगले मार्क मिळाले, तो आप इस उम्र में आपके मम्मी पापा को इससे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हो? तो उनको कितना मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो इनके लिए कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। और ये सब आपको मैं एग्जाम के पहले नहीं बता रहा हूँ, अभी भी 1 साल है आपको, तो इतनी सब तैयारी आप वेदर इट्स सीए फाउंडेशन 12th, ये सब में कर सकते हो बेटा, एंड इट इज इजीली पॉसिबल। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मेरे साल के सिर्फ पूरे लेक्चर भी कर ले तो किसी को भी 60 के नीचे मार्क नहीं मिलेंगे, यानी आउट ऑफ 180 मार्क्स। और अगर वो होमवर्क कर ले तो 95 के नीचे नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपको करे तो सही। हमारा ऐसा है कि सोम मंगल बुध 3 दिन लेक्चर है, उसमें एक दिन गायब, आए तो लेट आए, होमवर्क कभी किया नहीं, हर बार नई नोटबुक, और नसीब हम बुकलेट देते तो सब उसमें आ जाता है, नहीं तो 7-8 नोटबुक हो जाती थी अकाउंट की साल भर में। अच्छा आपको बुकलेट सब ड्रॉ करके दिया है, उसमें सिर्फ लिखना है, वापस घर पे जाके आधे घंटे में रिवाइज करना है, रोज खाओ रोज पकाओ रोज पचाओ, खत्म। आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, उस दिन का उस दिन खत्म। पर आपको काम क्या है? आप में से कोई डॉक्टर इंजीनियर तो है नहीं, पेशेंट, कुछ कुछ काम नहीं है, खाली पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपके माँ बाप खर्चा कर रहे हैं। और मुझे ये जो अभी जो बैच पास आउट हुई इसमें कम से कम 10 लोगों को 100 आउट ऑफ 100 आने थे, लेकिन आए 4 को, तो बचे हुए 6 को कितना है, 98 99 98 99। तो 100 मिलने का जो एक क्रेज होता है लाइफ में वो बहुत अच्छा। मैं अभी भी मैं तो मेरे बारे में बता दूं कि मुझे हमारे टाइम पे मैथ्स 150 मार्क्स का था, मुझे 10th में 150 आउट ऑफ 150 है मैथ्स में। तो मैं वो, मुझे 10th के परसेंटेज याद नहीं, 12th के तो बहुत गंदे थे। तो अभी भी याद, जिंदगी में सबसे अच्छा मोमेंट कौन था? मैथ्स में 150 आउट ऑफ 150। तो आप जिंदगी में प्राउडली क्या बोल पाओगे?
मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले थे 12th में अकाउंट्स में। बाकी आप सीए बनो ना बनो कुछ भी हो जाओ, पर वो रिजल्ट आपके लाइफ का मेमोरेबल, एंड दिस इज द ओनली चांस। इसके बाद कभी आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में अकाउंट करोगे तो हो सकता है, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। ग्रेजुएशन लेवल पे तो मिलते ही नहीं है 100 आउट ऑफ 100, वो काटते ही है मार्क। but this is the last chance to say yourself I am 100%। जो सबसे पहला रिजल्ट कर आया था केतकी का, केतकी पीसीएमसी में रहती है, और एक भी दिन ऐसा नहीं उसने लेक्चर मिस किया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन नहीं, क्लास में आई नहीं वो, ऑनलाइन स्टूडेंट, शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। सीए फाउंडेशन में ऑनलाइन है, उसका अभी थर्ड टाइम रिवीजन चल रहा है पढ़ाई का। कभी कभी मेरी प्रॉब्लम में गलती हो जाती है, उसकी कभी नहीं होती। इतना कंसंट्रेशन से ऑनलाइन स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, दैट इज पॉसिबल। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं 12वीं के बारे में, वाई 12th इज सो इम्पोर्टेंट। इतनी चीजें बताने का रीजन ये है बेटा कि हम लोग जब 12th में थे हमने हमारे लाइफ को बहुत स्पॉइल किया है। मेरे केस में तो वर्स्ट टाइम था, नसीब से एक अच्छे टीचर मिल गए बोल के मैं आपके सामने हूं, नहीं तो अभी कोई किराना दुकान में शक्कर पत्ती बेचते बैठता था मैं। मुझे 10th में एकदम अच्छे मार्क्स थे, मैंने आपको पहले बताया था शायद। और मुझे फिर अब 10th के बाद लेना क्या है कुछ भी नहीं पता, करियर काउंसलिंग ये प्रकार ही नहीं, गांव में तो कोई को किसी कुछ भी नहीं मालूम। फिर हमने डिसाइड किया कि क्लास की लड़कियां क्या ले रही है, साइंस, तो अपन भी साइंस। तो हम लोगों ने सबने साइंस ले लिया। साइंस लेने के बाद कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास में ही बैठे नहीं दिन भर, या तो कैंटीन में नहीं तो क्रिकेट खेलो। तो फिर वो 2 साल कभी लेक्चर नहीं किए। 2 साल बाद जब एग्जाम आ गई, खाली मराठी हिंदी, हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, और मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट की फुल वाट। लोगों का जब साइंस होता है तो प्राउडली पूछते थे, हमारे टाइम पे सीईटी वगैरह नहीं था, पूछते थे पीसीएम का स्कोर क्या है, पीसीबी का स्कोर क्या है। तो मैं तीनों सब्जेक्ट में 35, 36, 36 मार्क, बोले 20 मार्क तो कॉलेज ने दिए, पापा के पहचान के थे, और 15-16 मार्क इधर उधर से जमा कर लिए। और 12th के परसेंटेज, मुझे शर्म आती है आज भी मेरे रिजल्ट में लिखने को, 49% थे मुझे 12th में, 49। उसमें भी हिंदी में महाराष्ट्र में फर्स्ट। हिंदी अच्छा लगता था, बाकी कोई सब्जेक्ट में कुछ नहीं। फिर उसके बाद अब क्या करने का ऐसा प्रश्न आया, तब फिर कोई गाइड करने नहीं। साथ वाले सारे दोस्त होशियार थे, आज सब डॉक्टर इंजीनियर बन गए। अब अपन क्या करने का, जिसका कोई नहीं उसका कॉमर्स। फिर फर्स्ट ईयर बीकॉम में कॉमर्स ले लिया। हमारे गांव में क्लासेस वासेस ये कुछ भी नहीं था, एक झाड़ के नीचे एक टीचर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों को एक साथ पढ़ाता था। फिर बाकी 5-6 सब्जेक्ट थे हमको, अकाउंट का ना डेबिट मालूम ना क्रेडिट मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बचे हुए 5 सब्जेक्ट हम लोग, मैंने अच्छे किए। फिर एग्जाम आ गई, अब पास कैसे होंगे, पास होने के लिए तो सारे सब्जेक्ट में होना जरूरी है। तो नसीब देखो, मेरे सामने मेरे कजिन सिस्टर का नंबर आया था, उसने मुझे एक 16 मार्क का प्रॉब्लम बताया है, कॉपी करके लिखा मैंने। फिर एक प्रश्न उस प्रश्न पत्रिका में गलत आ गया था 16 मार्क का, 16-16 कितने हो गए, 32। 80 में से 28 को पास था, पास हो गया। अब इस सिचुएशन में आप इमेजिन करो, हम जो लोग 27 लोग थे क्लास में, उसमें मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा है, इमेजिन करो बाकी 26 क्या कचरा होगा। और फिर उस समय मुझे जीवन में कितने अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे अकाउंट का बेसिक सिखाना स्टार्ट किया, कि मैं बोला अभी सीखना तो पड़ेगा। सेकेंड ईयर बीकॉम 68%, थर्ड ईयर बीकॉम हमारे यूनिवर्सिटी में टोटल 150 कॉलेज, 22,000 विद्यार्थी, फर्स्ट रैंक, 4 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और कोई क्लास नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। और उसके बाद जिंदगी में जितनी डिग्रियां की सब में फर्स्ट रैंक। तो एक टीचर मुझे अच्छा मिला बेसिक सिखाने वाला, उससे हो गया। इसलिए आप जब भी 11th को आते हो 12th को आते हो, मैं बोलता हूँ बेसिक अच्छा कर लो, फंडामेंटल। जिंदगी में नहीं, मैं पहले मैंने टीचिंग का करियर स्टार्ट किया था 2003 में, मैं सबसे पहले एमकॉम को सिखाता था, 11th 12th को जिंदगी में नहीं सीखा। फिर एलएलबी को सिखाता था, फिर सीएमए को सिखाता था, फिर बीकॉम को। 11th 12th कभी नहीं। फिर जब एक दिन रियलाइज हुआ 2007-8 में कि अरे यार बहुत कचरा आ रहा है बीकॉम में, सीए में, अपना इनका बेसिक के ही वांदे ये सब लोग, फिर 11th 12th चालू किए। 2007-8 से लेके अभी तक ये आपकी बैच नंबर 91 चल रही है मेरे, हर साल 4-4, 5-5 बैचेस। और जब तक आप बेसिक नहीं करोगे, इसलिए बेसिक के 2 लेक्चर राकेश सर के लिए हमने 11th में 40 लेक्चर बेसिक के लिए थे, आज भी वो यूट्यूब पे। तो आपका अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है ना, आप कहीं पे भी, आज जितने भी बच्चे, जब मैं उस समय सीए को नहीं पढ़ा, जितने लोग मेरे साथ 11th 12th पढ़े हैं, वो बोलते हम सीए फाइनल तक सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस पे आगे आगे गए। तो मैं बहुत भारी हूं ये नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं, कोई भी टीचर बेसिक अगर अच्छा आपका हो जाए ना,
जीवन में कोई टॉपिक कहीं पे भी आपके वांदे नहीं होने वाले। और अगर आप बेसिक नहीं, अच्छा अभी आपको पढ़ के भी समय निकालना है, टाइम पास करके भी निकालना है, क्लास में आके भी टाइम जाएगा, मोबाइल देख के भी जाएगा, फायदा अच्छा पढ़ना तो है, पास तो होना है, तो इट्स विच ऑप्शन इज बेटर, कम टू द क्लास, अटेंड द क्लास। और आपकी जो मजबूरी है कि मैं आज एब्सेंट रहूं, ये दुख रहा है, पाँव का नख दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आता हूँ। अरे लोग, आपको इतनी फैसिलिटी है बेटा, ऑनलाइन अटेंड कर ले, रिकॉर्डेड देख ले, इतनी फैसिलिटी अगर किसी को मिलती है तो सिर्फ पढ़ना है बेटा, 1 घंटा रोज अकाउंट पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप में से कुछ लोगों ने सीए फाउंडेशन का डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। आपको फर्क ध्यान में आता होगा कि जब आप अकाउंट्स करते हो 12th का, तो आपके कॉन्सेप्ट और कंपैरेटिवली बाकी वालों के, तो आपकी सोच जरा आगे जाती है उसमें, बिकॉज हमने वो टफ लेवल चूज किया है। तो अभी गुस्सा भी आ रहा है खुद पे कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही, लेकिन ये समय जब अच्छा निकालोगे तुम, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। मैंने आपको 1000 बार वो इसकी कहानी बताई है, वो बरसात वाली, कि वो व्हाट इज मेन, सब यहाँ का खेल है बेटा। यहाँ अगर डिसाइड कर लो तो सब संभव है, और यहाँ अगर डिसाइड कर लो नहीं होने वाला, तो फिर मर भी जाओ, भगवान भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो तुम नहीं कर पाओगे। बराबर है कि नहीं? वो जो स्टोरी मैंने आपके टीवी प्रोग्राम पहले क्लास में बताई थी, वो मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वाले भी ये सोचे कि मनुष्य जो प्राणी भगवान ने बनाया है, आज तक जितनी चीजें दुनिया में आई है, जितने भी रिसर्च होके जो भी चीजों का शोध लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने लगा है कि जिन्होंने एक ही सेंटेंस पे गौर किया था, नेवर गिव अप। अगर आप अगर आप हार नहीं मानोगे तो कुछ, सब यहाँ का खेल है। मैंने आपको आपका ही एग्जाम्पल देता हूँ, जिस दिन आपको क्लास को आने को लेट होता है, उसी दिन आपकी गाड़ी रिजर्व को लगती है, उसी दिन आपको सबसे ज्यादा सिग्नल लगते हैं, उसी दिन आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, उसी दिन वापस आते हो लिफ्ट 12th फ्लोर पे रहेगी, वो नीचे आने को टाइम लगता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ दिमाग में चलते रहता है कि मुझे लेट हो गया, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और आप सोचोगे मैं निकल रहा हूं तो सब आपको ट्रैफिक ये मिलेगा, सब मिलेगा, सब यहाँ की सोच है। आज के बाद खुद को बोलो कि मैं सीए बनने ही वाला हूं, नाम के आगे दिन रात सीए दिखना चाहिए, कैसे नहीं बनते देखेंगे हम। नाम के आगे जो भी आपको करना है, जस्ट डिटरमाइंड, फोकस रहो। मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल हमेशा देता हूं, वो अभी इंटर पास हो चुका है, साधा एवरेज स्टूडेंट, 50-52% का। पहले दिन एक लेक्चर अटेंड किया, इलोन का बोला सर आपल्याला सीए करायचंय, माहित नाही, मराठी मीडियम, इंग्लिश के अक्षर टी एक तरफ, ओ एक तरफ, सब सब ऐसे थे। तो वो बोला सर मैं अभी से मेरे नाम के आगे सीए लिखूंगा, बोले उसके व्हाट्सएप पे सीए नाम लिख दिया, सब हंस रहे थे। पहले अटेम्प्ट में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आई, तब फाउंडेशन पास हुआ हो, इंटर भी पहले अटेम्प्ट में पास हुआ। डिटरमाइंड है, अपने को सीए बनना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड ही कंप्लीटेड, बोलो हो जाएगा अभी फाइनल में, आर्टिकलशिप भी बहुत अच्छे से कर रहा है। बोलने का मतलब ये सब खेल यहाँ का है। मनुष्य के दिमाग में यहाँ पे इतनी ताकत है, अगर वो यहाँ पे ठहरा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अभी आप क्रिकेट फॉलो करते हो, आईपीएल में किसने सोचा था आरसीबी आएगी टॉप 4 में? ये विराट कोहली का कमाल है कि उसका जो टीम में जोश भरने का जो ये है पूरा, कि जीतेंगे ही हम। वो लास्ट ओवर में भी उसने पहले बॉल पे 6 खाने के बाद उसको आके बोला कि बाबा दिस इज द लास्ट मैच, तो जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद के 5 बॉल में मैच पलट गया, वो दयाल जो ओवर डाल रहा था उस ओवर में। तो बोलने का मतलब ये है बेटा, सब यहाँ पे दिन रात खुद को बोलो कि पापा मम्मी को मैं बताऊंगा कि मैं बाबा सीए बनने वाला हूं ना, तुमने फीस भरी नहीं थी, मैं सीए बन के ही बताऊंगा। मुश्किलें आएगी, पढ़ाई करते हो गुस्सा आएगा, मेरा चेहरा दिख के भी गुस्सा आएगा, कितना देर पढ़ाएगा, कितना दिमाग खाने वाला है। ये क्या हमारी पूरी धुपकाले की छुट्टियां वाया गई, हमारे दोस्त लोग तो घूमने गए, हम यहाँ रोज सुबह 8:30 आ जाते हैं, रात में 3-4 बजे तक यहीं पड़े रहते हैं, कोई लाइफ है कि नहीं? ये सब आपको डिसाइड करना है कि ये 5 साल मस्ती करो, बची हुई जिंदगी भीख मांगो, ये 5 साल मेहनत करो, बची हुई जिंदगी आइश करो। द इक्वेशन इज सेम, यू हैव टू टेक अ कॉल कि लाइफ में करना क्या है। वो स्टोरी क्या थी कि वो आदमी का चमत्कार होता था, उस गांव में बारिश ही नहीं होती थी, राजस्थान का गांव था, पर उस गांव में जब भी बारिश की जरूरत गिरती थी उस आदमी को बुलाते थे, वो गांव के पंचायत के वहां पे नाचना स्टार्ट करता और बारिश हो जाती। चमत्कार समझते थे पूरे, वो राजस्थान में खबर चली, तुम्हारे मेरे वैसे लोग वहां पे गए, ये बेवकूफ बना रहा है, वेदर रिपोर्ट वगैरह देख के करता होगा। गांव वाले बोले तुम भी गिरा दो बारिश। वे लड़कों ने पूरा वेदर रिपोर्ट वगैरह देख के और नाचना चालू कर दिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बारिश गिरने कोई तैयार नहीं। अब लगा गांव वाले धोएंगे अपने को। फिर उन्होंने दूसरी चाल चली कि बोला वो तुम्हारा जो लंगड़ा आदमी है जो नाच के बारिश गिराता है उसको बुलाओ।
वो गिराता है तो हम सही में मानेंगे। उसने नाचना स्टार्ट किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटे बाद वो नाचता रहा। बारिश हुई। बारिश होने के बाद इनको हार मानने की कि अब इन्होंने गांव वालों की माफी मांगी, फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस आदमी के पास गए कि भैया तूने बारिश गिराई कैसे। तो उस आदमी ने जो बोला वो 2 सेंटेंस आप अगर जिंदगी भर याद रख लो तो आप सीए बनने से, आप जो भी करियर डिसाइड करो, नॉट ओनली सीए, कोई भी करियर आप डिसाइड करो, वो बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता बेटा। पहला करियर ये है। पहला सेंटेंस उसने क्या बोला कि जब मैं नाचने के लिए स्टेज पे आया या ये था तो आई वॉज डिटरमाइंड कि बारिश होगी ही। बोल दो जब आपने कोर्स चूज किया, जो भी आपने पढ़ाई चूज की, आप डिटरमाइंड होना चाहिए कि मैं सीए बनूंगा ही, मैं सीए में बनूंगा ही। मैंने जो कोर्स डिसाइड किया, मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीबीए एंट्रेंस, मैं उसमें फर्स्ट नंबर आने ही वाला हूँ। ये डिटर्मिनेशन चाहिए दिन रात पागल के वैसा कि मैं होने ही वाला हूँ। और उसने दूसरा सेंटेंस बोला, मैंने खुद को वचन दिया था जब तक बारिश नहीं होगी मैं रुकूंगा नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा यही बोलते रहा कि मेरी मेहनत के सामने भगवान को झुकना होगा, और 8वें घंटे बाद बारिश। और उस आपको भी यही बोलना है। मे भी एक आधा अटेम्प्ट आपका सीए का या जो भी एग्जाम का है फेल जा सकता है, मे भी एक आध बार डिमोटिवेशन आएगा, पर खुद को बोलना है कि मैं हारने वाला नहीं, मैं फिर बनूंगा, तो ही बन पाओगे। मेरे रूम पार्टनर थे अभी, उनकी पुणे में एक टॉप 25 में प्रैक्टिस है सीए की, पंकज मानधने, मेरे बड़े भाई है। तो उनका लास्ट ग्रुप जो था सीए फाइनल का, वो क्या कि निकल ही नहीं रहा था, 5 अटेम्प्ट हो गए। कितने मार्क आने के? 198, 195, 192। अब जब लास्ट अटेम्प्ट था उस समय ऐसे हुआ कि वो, हम ऐसे ही रूम में बैठे थे, नवनीत यार ये अटेम्प्ट निकला तो ठीक, नहीं तो अपन जा रहे गांव में किराना दुकान अपनी समय, मतलब पक्के से निकलेगा, गिव अप मत करो। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली 200 मार्क्स, सीए बन गए। और आज उनका प्रैक्टिस इतना अच्छा है, नियर अबाउट उनकी जो टाइप फर्म है उनके अंदर 80 एम्प्लॉई है टोटल सीए के फर्म में, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो वो अगर उस दिन गिव अप कर देते तो क्या होता आज भविष्य? नॉर्मल रहता सारी चीजें, बोलते तो गांव में जो भी है खेती बाड़ी करो या किराना दुकान संभालो। पर उन्होंने वो अटेम्प्ट में भी गिव अप नहीं किया, और आज इतना जबरदस्त फ्लरिश प्रैक्टिस है। जीवन में बहुत मोड़ आएंगे बेटा नीचे गिरने के, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि गिव अप। जिम में जाते हैं लोग, पहले बोल दो आपको समझो 15 रिपीटेशन करना है, 13 12 तक बहुत जोश रहता है, लास्ट के 3 में आदमी टूट जाता है। जो वो लास्ट के 3 करता है उससे ही मसल गेन होता है। पर हम वो लास्ट के 3 में ही अगर गिव अप कर दे तो कभी बॉडी बिल्ड नहीं होती है। सो सेम इज योर केस, आप किस मोमेंट तक लड़ने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट ईयर सर के कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्चा हो। 100 आउट ऑफ 100 को 11,000 रुपये होते हैं। मैंने तो इस साल 1 लाख का बजट रखा था, तो अभी वो 44,000 पे आके रुक गया है। तो आप ये भी भर के निकालो और खुद के भी 10 लोग तैयार करो, और 100 आउट ऑफ 100 मिलना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, यू ऑल कैन डू इट। ठीक है, चलो अभी ये प्रॉब्लम लिखने को ले लो। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या बेटा? चलो चलो, नंबर 11, एक ही मिनट। हाँ बेटा, ये लेक्चर को तो बहुत जरूरी था रिकॉर्डिंग। पेज नंबर है इसका 139। हमारा कल ऐसे ही बात चल रहा था, एक बोल दो हमारे सारे जो सीए के क्लासेस वाले फ्रेंड है सब लोग, तो बोले यार हर साल स्टूडेंट का क्वालिटी बहुत गिरा हुआ आ रहा है। बोले पिछले साल, इसके पहले ऐसे, आज के 10 साल पहले के जो स्टूडेंट थे और अभी था, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें, ये वो ऐसे ऐसे। तो मैं बोला गए हुए साल से, आए हुए साल से गया हुआ साल अच्छा लगता है, वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे थे, वो अच्छे थे। तो बोले हम भी क्यों ना प्रोफेशनल बने, उनके साथ उनके उतना ही रहे, लेक्चर ले लिया खत्म कर दिया, उनको मार्क नहीं मिलते तो हमको क्यों दुख होता है। तो बोला हम टीचर पैसा कमाने के लिए होते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो क्या होता है यहाँ से दर्द होता है, समझो इसमें कैलिबर है और ये नहीं कर रहा है, तो वो दुख टीचर को सबसे ज्यादा होता है।
तो आप सब में कैलिबर हो, आप अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो कोई भी अच्छे टीचर को वो सहन नहीं होगा। तो देखो, आपको डिसअपॉइंट करना है या जीतना है। नंबर 11 ना बेटा, चलो लिख लो ये प्रॉब्लम। स्क्रीन नहीं आई, हँग झाली तुमच्यासारखी। आ जाइए। अरे बाबा, लिखो तब तक। सेल्स 5 लाख। सेल्स, हाँ आ गया, लिख लो बेटा। एंड गाइड।
चलो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये लिख लिया आप सबने? हाँ, एक ही सेकंड। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अभी इंटू 100 को जगह नहीं है, आप समझ लो। अभी बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताया मैंने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस, हाँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है। परचेसेस कितना है बेटा? 2,30,000। 20। वेजेस है क्या? और क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब बेटा 60 और 2,20, 280, 280 में से 40 गए, 240। ये क्या हो गया बेटा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, हम हमको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो खर्चे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितने दिए क्वेश्चन में? 34,000 प्लस 36, तो कितना हो गया बेटा? 70। अब ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा अपना? 40 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 70। उसके बाद नेट सेल्स कितना है? 4,50,000 इंटू 100। तो बेटा 3,10,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100। तो अभी क्या करना है? जीरो जीरो कैंसिल कर दो, ये भी कर दो। 3,100 अपॉन 45, तो 5 से डिवाइड किया ज्यादा से ज्यादा, तो 620 अपॉन 9 कुछ तो आएगा, बस इतना ही आंसर आ सकता है। 620 अपॉन 9 लिख दो ये।
देखिए बेटा सब लोग, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नंबर 12। अभी इसको लिखते मत बैठो, बुकलेट में आ ही जाएगा। अभी देखो सिंसेरिटी कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे अभी मंडे को नया बुकलेट मिलेगा आपको, तो उसमें सारे प्रॉब्लम रहने वाले हैं। अभी जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या करेगा, फिर से एक बार उसमें लिखेगा, और बाकी क्या बोलेगा, जाओ तो नोटबुक मध्ये आहे कधीच बघायचं नाही है? अभी देखो ये 12 नंबर का प्रॉब्लम, सेम ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, वेजेस भी है, और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है? 12। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 14। 12 और 14 कितना हो गया? 26। समझ में आ गया ये आपको?
सो अभी दोनों पता चल गए, सेल्स तो प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, कितने हैं 420। सेम अभी के वैसा सॉल्व करना है, स्टार्ट। सेम वर्किंग नोट सेम, उसको कुछ नहीं करने का, वो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। जितना मिनिमाइज करते आता है करो, नहीं आता है वैसे ही छोड़ दो, निषेध बोल के। कितना है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ऑनलाइन वाले आएंगे बेटा 2,18,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,18,000। व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 26,000, 26,000। बस तेवढं ठेवलं तरी चालतं। मिनिमाइज टू मिनिमाइज कर करके आप जहां तक पहुंचे उतना बोलो। 1220/21। 1220/21। ठीक है, 1220/21। डन। नेक्स्ट नंबर वन। चलो नेक्स्ट। चलो ये लिख लो 13 नंबर। करके बताओ ये अच्छा पिछला वाला। ए बेटा सबको आ गया? पक्का? ये ले। हाँ लिखना है, ये छोटे है ना, वो बड़ा था इसलिए दे दिया कंसेशन।
चलो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपके पास नोटबुक है तो निकाल के देखो, नहीं तो मैं बता दूंगा। नेट प्रॉफिट अपॉन, देखिए अभी, आरओआई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है। अभी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल, रिजर्व और लॉन्ग टर्म लोन्स, जो तीनों इस प्रॉब्लम में दिए हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है बेटा बोलो? 50,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तीन चीजें दी है, उनकी टोटल करनी है। बोलो कैपिटल कितना है? कितना है बेटा? 2 लाख। उसके अलावा बोलो रिजर्व कितना है? 1 लाख। उसके अलावा लोन कितना है? 2 लाख इंटू 100। तो बेटा 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 10% क्या? 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट। तो वो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, उसका प्रॉफिट भी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, और जो लोगों से लिए वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो तीनों की टोटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, उस बिजनेस में लगा हुआ पैसा। ये आए नहीं क्या स्क्रीन पे वापस? हाँ हाँ, कर रहा हूँ बेटा। हाँ, लिख लो बेटा। 10% इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। बोल दो इस बिजनेस में अगर कोई 1 लाख रुपए डालता है तो आरओआई कितना मिलता है? 10%। अब लास्ट प्रॉब्लम, रेशियो का नंबर 14। चलो ये वाला लिख लो बेटा। सेल्स दिया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। लिखा आपने? आरओआई लिख दिया? अभी बेटा ये बताओ, प्रॉब्लम में कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया है, क्या नहीं दिया है? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट निकालोगे कैसा बताओ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गए तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट।
और नेट प्रॉफिट पता चल गया तो आरओआई निकाल देगा। यस। तो देखिए अभी ये देखो, पहले सेल्स लिखो सब लोग। सेल्स के सामने लिखो 10 लाख। प्रॉब्लम लिख लिया क्या सबने? ये देखिए, सेल्स लिख दिया बेटा मैंने 10 लाख। 10 में से लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 5 लाख। तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट बोलो? 5 लाख। उसमें से आपको क्या माइनस करना है बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख। तो फिर बताओ ये कितना? बस अभी नेट प्रॉफिट पता चल गया। हाँ।
संविधानिक अडचणी आहेत तर तो परत पाठवेल. त्यामुळे जरी चला डन। तो अभी कितना आ गया होगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 40%। डन। चलो, दिस इज अबाउट दिस। अभी इधर ध्यान से सुनो, इसका जो ये बुकलेट है, अभी यहां से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, आप अगर देखते हो तो ये थोड़े से लंबे चौड़े प्रॉब्लम है। कंपनी का कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसा बनता है, देन हाउ टू प्रिपेयर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये आप सबको सिलेबस में डाला है। पर एग्जाम में अभी तक इसमें के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, ज्यादा से ज्यादा रेशियो क्या है। तो सिलेबस में है तो लेना तो पड़ेगा इनको, राइट। और ये कैलकुलेट करने को कैलकुलेटर लगता है पक्के से, तो कैलसी अपने पास है नहीं, है नहीं, यानी अलाउड नहीं है। तो फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो खाली इसका जो बुकलेट है आपको आ जाएगा मंडे के दिन, बोल दो सैटरडे को यहाँ पे आ जाएगा, मंडे को कलेक्ट कर लेना। तो फिर हम ये बुकलेट में ही सॉल्व करेंगे। तब तक 3 दिन मजा करो 12th वाले, और मंडे से फिर सैटरडे तक 6 दिन 1.5 घंटा आना है, मैं बता दूंगा टाइम जो रहेगा मॉर्निंग। ठीक है। ये प्रॉब्लम आते हैं, 2 बार आए हैं, जब आए तब लिख देने का निषेध। हाँ हाँ बेटा, अरे कैल्सी अलाउड नहीं आता। देखो आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, सुनो ना। अब ये देखो बेटा, एक एक आइडिया देखिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, अब यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है 3 लाख और 2 लाख, दिखा क्या 2 मिनट के लिए? तो बेटा 2018 से 19 तक रिजर्व बढ़ गया, कम हो गया 1 लाख, ये तो इजी है। लेकिन अब क्या करना होता है, कितनी परसेंटेज कम हुआ वो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 50%। अब ये 50 तो बहुत इजी है, लेकिन 33.33% आएगा, 47% आएगा। तो वो मैं करके दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये इसलिए सीखना है कि अगर आ गया गलती से एग्जाम में और इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आया हमको, तो इसलिए सीखना है। दूसरी चीज, मैं अभी जो भी 2 टॉपिक सिखा रहा था आपको, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और ये दूसरा ये वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक पहले क्यों सिखा रहा हूं? दोनों भी ऑप्शन है। बोल तो ये आ गए तो बोनस, और नहीं आए बोल तो आपको नहीं समझे तो इसके ऑप्शन वाले टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैक्सिमम टाइम इशू ऑफ शेयर्स नाम का टॉपिक आया है। इशू ऑफ शेयर पता है आपका, बीकॉम वाला, सॉरी सीए फाउंडेशन वाला। और कंप्यूटर की थ्योरी को और आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो बहुत इजी है। तो हम वो दोनों भी सीखेंगे। लेकिन अभी जैसे कुछ लोगों का तुक्का लेके छुट्टियां ये वाली जून में खत्म होगी, कुछ लोगों की जुलाई में खत्म होगी। तो जिनकी जून में खत्म होके वो नेक्स्ट वीक से आए, तो उनको फिर ये टॉपिक भैया ऑप्शन थे तो शुरुआत से सीख ले। पर आपको बोनस क्या मिलेगा बेटा, ये टॉपिक एडिशनल है। समझ में आया? तो इसलिए हमने इससे स्टार्ट किया। ये अभी तक इजी लगा कि नहीं सिलेबस? कम्प्युटर अकाउंटिंग कितने लेक्चर में खत्म किया आपण ने? एकच लेक्चर मध्ये झाला। थेरीचा टॉपिक आहे, एकदा नीट ऐकून घ्यायचं, संपला। इसमें भी सिर्फ रेशो आता है। अगर 8 बार पेपर हुए अभी तक, 8 में से 6 बार रेशियो आया है, 2 बार खाली धोखा हुआ है अपने साथ। तो वो कौन सा हुआ है वो भी बता दूंगा सिखाते वक्त। तो मंडे को 12th रहेगा, सुबह सेम टाइम 10:30।
लेकिन शायद 10:30 से 12 तक या जैसे लेंगे मैं आपको बता दूंगा। आप सब लोग ग्रुप में हो ना क्लास के? हाँ, तो अभी के लिए तो भी 10:30 को मंडे को रहेगा, पर नेक्स्ट वीक पूरे 6 दिन क्लास रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप पे होते हैं, मैम ने अपलोड कर दिए होंगे, आपका लिंक लेकर आप ऐप ऑन कर लो, वो आ जाएंगे सारे लेक्चर। डाउट था बोलो ना बेटा। करण क्या डाउट है बेटा? लिखो डाउट, लिखो, जिनको भी डाउट है लिखिए प्लीज। सर नेट प्रॉफिट रेशियो कई रेशियो फॉर्म में लिखते हैं तो कभी पर नहीं, नेट प्रॉफिट नेवर राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, इट्स ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। कोई भी रेशियो जिसके फॉर्मूले में 100 है उसका आंसर परसेंटेज में। अगर ऐसे बताते कि नेट प्रॉफिट टू करंट एसेट का रेशियो निकालो, उसमें 100 नहीं होता है तो उसमें 3:1 वगैरह आएगा, पर फॉर्मूले में इंटू 100 है तो आंसर इज ऑलवेज परसेंटेज। डन। अब गलती से प्रॉब्लम मत करना घर पे। हाँ, चलो एक होमवर्क ले लो बेटा, ये फोटो निकालो, इतने प्रॉब्लम करना है घर पे हफ्ते भर में। चलो 5 ही करने हैं, फोटो निकालो ये। दिस 5 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। होमवर्क चेक हा करूया ना आपण एकच सोबत, एक तुम्हाला माहिती ना, एका ज्या दिवशी लायसन्स नसतं तेव्हाच ट्रॅफिक पोलीस पकडते। ले लिया फोटो? 5 प्रॉब्लम करना है तो इस टॉपिक के हो जाएंगे 19 प्रॉब्लम, फिर हम बचे हुए लेंगे मंडे से। डन। ओके, चल। चेयर साइड में लूं? मैं भी साइड में हो जाता बेट। हाँ अभी खुश? चलो बाय। क्या